स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगंगाधरस्य पाठक्रमे द्वितीयार्णे यः पाठः प्रवर्तते, यत्र संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यमादाय प्रपञ्चं वितनोति पण्डितराजः। तत्रादौ अर्थशक्त्युद्भवध्वनिमादाय ये सन्ति भेदाः तस्य ते निरूपिताः। ततश्च शब्दशक्तिमूलध्वनिमादाय अनेकार्थक शब्दस्थलं यथा प्राचीनाः शब्दशक्तिमूलध्वनित्वेन परिचिन्वन्ति, तत्र अनेकार्थकशब्दप्रयोगस्थले कथं शाब्दबोधो भवति इति विषये पण्डितराजः परेषां वादान् निरस्य अभिमतं प्राचीकटत्। ततश्च भर्तृहरिणा प्रतिपादितानाम् अभिधानियामकानां संयोगादीनाम् अपि मीमांसां प्रादर्शयत्। इदानीम् अद्यतनपाठः अस्ति, यत्र साक्षात् शब्दशक्तिमूलध्वनिं निरूपयितुम् आरभते। तत्र अयं ध्वनिः द्विविधो भवति, यथा भवन्तः जानन्ति, वस्तुरूपः अलङ्काररूपश्च। तर्हि अत्र अलङ्काररूपस्य शब्दशक्तिमूलध्वनेः निरूपणं जायते, है ना। असलक्षक्रम व्यंग्य जो था वह 10 प्रकार का हो गया था, तो उसमें जो शब्दशक्त्युद्भव ध्वनि है वो 2 प्रकार का है, वस्तु और अलंकार भेद से। उसमें अलंकार रूप जो शब्दशक्ति मूल ध्वनि है उसका निरूपण कर रहे हैं। तो आज के पाठ की पंक्ति है, तत्र शब्दशक्ति मूलालंकारस्य ध्वनिः, है ना। शब्दशक्ति मूल अलंकार की ध्वनि का पहला उदाहरण दे रहे हैं, देखिए। करतल निर्गल दविरल दान जलोल्लासित वनीवलयः धनदाग्रम महित मूर्तिर्जयति तरां सार्वभौमोऽयम्। अत्र कस्यचित् राज्ञः वर्णनमस्ति, यत्र कश्चित् कविः राजानं स्तौति, अयं सार्वभौमः, अयं चक्रवर्ती जयति तराम्, अतिशयेन सर्वोत्कर्षेण तत्र तिष्ठतु, है ना, सर्वोत्कर्षेण वर्तताम् इति राज्ञः उत्कर्ष विषयकं पद्यं करोति कश्चित् कविः। ठीक है, यहाँ पर राजा का प्रकरण है, तो राजा के पक्ष में देखिए अर्थ कैसे करेंगे। तो करयोः तलम अथवा करस्य तलम करतलम, हाथ का जो अग्रभाग है, ये सभी प्रायः जो पद हैं इस पद्य में सभी कर्ता के विशेषण हैं। कर्म पद तो कोई है नहीं, जयति जो धातु है वो अकर्मक धातु है, तो कोई कर्म पद तो यहाँ पर है नहीं, केवल प्रथमांत एक ही पद है, अन्य उसके सब विशेषण हैं। तो अयम सार्वभौमः, यह जो है वो विशेष्य पद है प्रथमा के एक वचन में, और जितने भी प्रथमांत पद हैं वे सभी इस कर्तृपद के विशेषण हैं। ठीक है, तो देखिए, करतल निर्गल दविरल दान जलोल्लासितावनी वलयः इत्येकं पदमस्ति कर्तृविशेषणम, कर्ता का विशेषण है। तो कैसा है राजा, तो कहते हैं करतल करतलेन निर्गलत यद दान जलम, करतलेन निर्गलत च तत् अविरल दान जलम, करतल निर्गलद अविरल दान जलम। ठीक है, निरुपसर्ग पूर्वक गल धातु से क्षत्रिय प्रत्यय करेंगे, है ना, कर्ता में उसका समास कर देंगे, उसके बाद करतर निर्गलत ऐसा शब्द बना लेंगे, उसका फिर हमको कर्मधारय करना है दान जल शब्द के साथ। लेकिन उससे पहले अविरलम यथा स्यात् तथा, अर्थात सततम दान निमित्तम यत् जलम तद दान जलम, दानाय जलम दान जलम। ठीक है, अर्थात वो राजा जो था वो बहुत दानी था। तो आप जानते हैं जब दान करते हैं सनातन पद्धति में तो संकल्प लिया जाता है, संकल्प के निमित्त जल हाथ में लेता है जो दानी व्यक्ति होता है। तो राजा का जो करतल है वह करतल से क्या होता है,
गिरता रहता है। कौन? तो अविरल दान जल, दान निमित्त जो जल है वो लगातार उसके हाथ से गिरता रहता है ना। तेन दान जलेन उल्लासितः अर्थात आनंदितः अवनीवलयः, अवन्याः अर्थात पृथिवी, अवनेः अर्थात पृथिव्याः, वलयो नाम मंडलम अर्थात भूमंडलम, अर्थात अपने हाथ से निकलते हुए दान निमित्त जल से जिसने पूरी पृथ्वी के मंडल को, पूरे भूमंडल को आनंदित कर दिया है, ऐसा वह सार्वभौम राजा। ठीक है, तो अंतिम में जाकर के हम बहुव्रीहि कर लेंगे इसमें। ठीक है, तो करतल निर्गल अविरल दान जलोल्लासित जलेन उल्लासितः अवनीवलयो येन सह करतल निर्गल दविरल दान जलोल्लासितावनीवलयः। ठीक है, इसका अर्थ भी आपको पता चली गया कि अपने दान निमित्त जल से, माने बहुत दान करता था तो पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं सभी प्रसन्न रहते थे इससे। ठीक है, और कैसा है? तो धनदाग्र महित मूर्ति ही है ना, धनदाह अर्थात धनम ददतीति धनदाह, जो धन को देने वाले हैं, दानी हैं, उनमें जो अग्र है। ठीक है, धनदेशु यह अग्रह धनदाग्रह अर्थात धनदानाम अग्रह, तत्र धनदानाम अग्रे है ना महिता अर्थात पूजिता मूर्ति ही अर्थात स्वरूपम यस्य, अर्थात दानियों की जब बात आती थी तो उन सब में सबसे इसका जो पहले राजा का स्वरूप था वो सबसे पहले उसकी बात की जाती थी कि सब जितने भी दानी हैं पृथ्वी पर उन सब में यह जो सार्वभौम है वो सबसे उत्कृष्ट है। तो धनदानाम अग्रे महिता मूर्तिर्यस्य तादृशः धनदाग्र महित मूर्ति ही है ना, अयम सार्वभौमः जयतितराम अतिशयेन जयति है ना, सर्वोत्कर्षेण राजते, ऐसा अर्थ हो गया। लेकिन यहाँ पर अब देखने वाली बात यह है कि ये जो विशेषण है इसके है ना, और विशेष्य पद भी, ये सभी द्वयर्थक हैं। ठीक है, इन सब का एक अर्थ और होता है, वो हाथी के पक्ष में होता है, गज के पक्ष में होता है। ठीक है, तो अब उसका भी अर्थ हम देखते हैं, माने गज पक्षेपि इदानीम अर्थम वयम विचारयामः। देखिए, तो सार्वभौमः तो आपको पता होना चाहिए, अमर कोश में आप देखेंगे ना जब, तो वहां पर आपको 10 दिग्गजों के नाम मिलेंगे। ठीक है, हर एक दिशा में एक गज नियुक्त है उस दिशा की रक्षा के लिए। ठीक है, जैसे हर एक दिशा का एक देवता होता है वैसे ही हर एक दिशा का एक गज है नियुक्त उस दिशा में। तो उत्तर दिशा का जो गज है ना उसका नाम है सार्वभौम। ठीक है, तो अब यहाँ पर सार्वभौम शब्द का अर्थ हो जाएगा उत्तर दिशा का दिग्गज, दिशा गजः दिग्गजः। ठीक है, दिशा का जो प्रतिनिधि हाथी है, तो उत्तर दिशा का जो प्रतिनिधि हाथी है उसका नाम ही है सार्वभौम। ठीक है, तो अयम सार्वभौमः अर्थात उत्तरस्याः दिशः प्रतिनिधिभूतः गजः, उत्तर दिशा का जो प्रतिनिधि गज है वह है ना, सह जयतितराम, वह क्या हो, सर्वोत्कर्षेण राजते। ठीक है, तो अब विशेष्य पद का तो अर्थ आपने कर लिया, दिग्गज सार्वभौम नामक, लेकिन विशेषण पदों का भी तो जो विशेषण है पदार्थ उनका अन्वय तो उसमें होना चाहिए, तभी तो आप इस प्रकार का अर्थ कर सकते हैं। तो विशेषण जो पद हैं वे भी सभी अनेकार्थक हैं, उनका भी देखिए अर्थ होता है गज पक्ष में भी। ठीक है, तो करतल शब्द का अर्थ करेंगे शुंड तलात, शुंड मूलात। ठीक है, अब कर शब्द का अर्थ हाथ न होकर के कर शब्द का अर्थ हो जाएगा सूंड। तो हाथी की जो शुंड है, शुंडादंड है, उससे उसके मूल से उसके तल से जो निकल रहा है कौन, तो करतलात निर्गलत यदस्ति अविरल दान जलम। तो यहां पर दान शब्द का अर्थ हो जाएगा
हाथी का जो मद जल होता है, ठीक है, वहां पर उसको भी दानवारी बोलते हैं, ठीक है। तो पहले वहां पर अर्थ क्या था राजा के पक्ष में, दान माने दानक क्रिया, लेकिन यहां पर दान शब्द का अर्थ होगा मद जल, किसका, हाथी का। तो करतलात् अर्थात सुंडा दंडात निर्गलत यदस्ति अविरल दान जलम हस्तिनः मस्तकात् अधः आपतत यदस्ति मदवारी, ठीक है। तेना मदवारिणा उल्लासितः गंधीकृतः, उस अपने मद जल से, उसमें ऐसा भी मानते हैं कवि समय ख्याति है कि वह जो मदवारी होता है उसमें एक मादक गंध होता है, ठीक है, उसमें वो सुगंधित होता है जल। तो तेना च्यवमानेन मदवारिणा उल्लासितः अर्थात सुगंधितः, है ना, गंधीकृतः अवनीवलयः भूमंडलम येन, अर्थात अपने सुंड से गिरने वाले मद जल से जिसने पृथ्वी के वलय को, पृथ्वी के मंडल को सुगंधित कर दिया है, उल्लासित कर दिया है, ऐसा कौन, सार्वभौम नाम का वह जो दिग्गज है वह जयतितराम, ठीक है। हाँ, अब उसमें एक अर्थ रह गया धनदाग्र महिमा मूर्ति ही। तो आपको पता है उत्तर दिशा का ये दिग्गज है, तो उत्तर दिशा का जो प्रतिनिधि देवता है वो कौन है, तो आप जानते हैं कुबेर हैं, है ना। मेघदूत में भी जब आप पढ़ते हैं ना तो यक्ष की जब कथा आती है, अलका नगरी का स्वामी कौन है, तो कुबेर है, ठीक है। तो ये जो हाथी है ना, सार्वभौम नाम का जो हाथी है, वह कुबेर से आगे चलता है, कुबेर की सवारी से आगे चलता है। तो कैसा है ये, धनद शब्द का अर्थ यहां पर करेंगे कुबेर। तो धनदस्य अग्रे अर्थात धनदस्य कुबेरस्य पुरः महिता अर्थात शोभिता, मूर्ति ही अर्थात शरीरम यस्य तादृशः अयम सार्वभौमः। तो उत्तर दिशा के जो अधिपति देवता हैं ऐसे कुबेर के सामने ये चलता है। तो इसीलिए कैसा है, धनदाग्र महित मूर्ति ही अयम सार्वभौमो नाम दिग्गजः जयतितराम। एवं अपरः अपि अर्थः अस्य वाक्यस्य कश्चन जायते, इस प्रकार से यहाँ पर दूसरा भी अर्थ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वस्तुतः 4 शब्द ऐसे हैं, विशेषण पद भी, माने 3 विशेषण पद हैं और एक विशेष्य पद है जो अनेकार्थक हैं। जैसे एक तो कर शब्द है जिसका अर्थ होता है हाथ, और कर माने हाथी की सूंड, और दान शब्द का भी अर्थ एक जगह दानक क्रिया होती है, देने की क्रिया राजा के पक्ष में, और हाथी के पक्ष में दान शब्द का अर्थ करेंगे मद जल, मदवारी। उसी प्रकार से धनद शब्द का भी 2 अर्थ होंगे। धनद माने राजा के पक्ष में धन देने वाला, और इसके हाथी के गज पक्ष में धनद शब्द का अर्थ होगा कुबेर, ठीक है। तो और अंतिम में सार्वभौम, ऐसे 4 शब्द जो है वो मुख्य रूप से क्या है, यहाँ पर अनेकार्थक हैं। तो जब भी इस वाक्य का प्रयोग होगा तो अभिधा जो है वो इन 4 शब्दों की, क्योंकि राजा का प्रकरण है तो प्रकरण से ज्ञान हो जाएगा राजा का, ठीक है। तो इन शब्दों के, इन चारों शब्दों के जो राजा के पक्ष में अर्थ हो रहे थे उन अर्थों में शक्ति नियमित हो जाएगी अभिधा नियामक प्रकरण के द्वारा, ठीक है। वही बोलते हैं आचार्य, अत्र राज प्रकरणे कर दान धनद सार्वभौम शब्दानाम यतो हि एते एव 4 शब्दाः अनेकार्थकाः सन्ति, अतः एतेषां 4 शब्दानां शक्तौ अर्थात् अविधायां संकोचितायामपि यद्यपि प्रकरण के द्वारा कर, दान, धनद और सार्वभौम इन शब्दों की शक्ति नियमित हो जाएगी राजरूप अर्थ के पक्ष में, जितने भी राजा के पक्ष में अर्थ हो रहे थे इन शब्दों के, उन अर्थों में शक्ति का नियमन हो जाएगा, शक्ति का संकोच हो जाएगा प्रकरण के द्वारा। लेकिन शक्ति के नियमित हो जाने पर भी तन्मूलकेन ध्वननेन, उस शक्ति मूलक अर्थात अविधा मूलक जो व्यंजना आएगी, उस अविधा मूलक व्यंजना के द्वारा
प्रतीयमानस्य अर्थान्तरस्य अप्रस्तुतस्य विधानं मा भूत् इति प्रकृताप्रकृतयोः उपमानोपमेयभावः प्रधानवाक्यार्थतया कथ्यते। उस व्यंजनारूप व्यापार के द्वारा, है ना, अर्थांतर है जो अप्रस्तुत अर्थ है वह असंगत न हो जावे, उसका अविधा के द्वारा बोध न हो जावे, इसीलिए व्यंजना व्यापार आकर के क्या कर देगा, प्रतीयमान जो अर्थांतर है और यह जो प्रकृत अर्थ है, इन दोनों के मध्य में जो व्यंग्य है, साधर्म्य, सादृश्य, तद्रूप उपमा अलंकार को प्रधान वाक्यार्थ के रूप में, प्रधान वाक्यार्थ माने वस्तु रूप जो वाच्यार्थ है उसकी अपेक्षा प्रधान बना करके व्यंग्य कर देगा। कौन? व्यंजना व्यापार। ठीक है, तो उपमा अलंकार व्यंग्य होगा। ठीक है, जो कि आचार्य जगन्नाथ ने कहा था कि आप अप्रस्तुत अर्थ का बोध मत मानिए व्यंजना से, अपितु प्रस्तुता प्रस्तुतयोः यह अस्ति व्यंग्यः उपमालंकारः तस्य व्यंजनया बोधो भवतु। उस उपमा अलंकार का व्यंजना से बोध हो, वह व्यंग्य हो, तो वही कहते हैं तस्य उपमालंकारस्य प्रधानवाक्यार्थतया कथनम अत्र व्यंजना व्यापारेण भवति इति उपमालंकार ध्वनि। तो ध्वनि काव्य कब होता है? जब आंतरालिक व्यंग्य वाच्य की अपेक्षा प्रधान रूप से व्यंग्य हो और यहाँ पर व्यंग्य विद्यमान जो अर्थ है वह अलंकार रूप है, उपमा अलंकार रूप है, इसीलिए यह जो ध्वनि काव्य है इसको हमने कहा उपमा अलंकार ध्वनि ही। ठीक है, और यह जो अलंकार ध्वनि है वो हुआ कैसे है? तो वो अभिधा के बाद आई है व्यंजना ना, तो इसीलिए हमने उसको कहा है शब्द शक्ति मूलक ध्वनि। ठीक है, तो शब्द शक्ति मूलक ध्वने है अयम अलंकार ध्वने है अस्ति श्लोकः। शब्द शक्ति मूलक ध्वनि में भी जो पहला भेद है अलंकार ध्वनि, उसका ये उदाहरण सिद्ध हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अब प्रश्न होंगे, है ना। तो देखिए, अथ श्लिष्ट विशेषणायाम समासोक्तौ व्यंग्यस्य अप्रकृत व्यवहारस्य प्रकृतधर्मिणि आरोप्यमाणस्य प्रकृतोपस्कारकतया यथा गुणीभूत व्यंग्यत्वम् एवं इहापि उचितमेव। पंडितराज कह रहे हैं कि यहाँ पर वाच्यार्थ की अपेक्षा वस्तुरूप जो वाच्यार्थ है ना, वाच्यार्थ क्या है कि जो राजा है वह सर्वोत्कृष्ट है ना, उसकी जय हो, यही सामान्य वाच्यार्थ है। लेकिन व्यंग्य क्या हो रहा है? उपमा अलंकार व्यंग्य हो रहा है। उस राजा में हस्ति निरूपित सादृश्य व्यंग्य हो रहा है, उपमा अलंकार व्यंग्य हो रहा है। ठीक है, तो यह जो व्यंग्य अर्थ है उपमा अलंकार रूप, इसमें चमत्कार है, इसीलिए यह वाच्य की अपेक्षा प्रधान है। ठीक है, और प्रधान होने के कारण तो आप जानते ही हैं जहां पर भी वाच्यार्थ की अपेक्षा जो व्यंग्यार्थ होता है वो प्रधान होता है, तो उसमें ध्वनि काव्य व्यवहार होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर ध्वनि काव्य का व्यवहार किया। लेकिन पूर्व पक्षी क्या कहते हैं कि देखिए, जैसे आप अन्य अर्थालंकारों में व्यंग्यार्थ की अप्रधानता मानते हैं, व्यंग्यार्थ को गौण मानते हैं वाच्य के प्रति, वैसा यहाँ क्यों नहीं मान लेते? और वैसा मान करके जैसे आप अलंकारांतर में गुणीभूत व्यंग्य व्यवहार मानते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप गुणीभूत व्यंग्य काव्य क्यों नहीं मानते? इसको क्यों आप ध्वनि काव्य कह रहे हैं? ऐसा कोई कह रहा है पूर्व पक्षी। तो बोले बताइए ऐसा कौन सा अलंकार है जहां पर हम व्यंग्यार्थ को वाच्य की अपेक्षा गौण मानते हैं? तो कहते हैं पूर्व पक्षी कि एक अलंकार है समासोक्ति अलंकार। अच्छा, समासोक्ति अलंकार का लक्षण है परोक्तिर्भेदकैः श्लिष्टैः, जहां पर श्लिष्ट विशेषणों की महिमा से कोई अप्रकृत अर्थ के व्यवहार का आरोप प्रकृत अर्थ पर होता है। ठीक है, वहां पर यह
समासोक्ति नाम का अलंकार होता है। अयमेन्द्री मुखम पश्य रक्तश्चुंबति चंद्रमा, रात्रि का वर्णन है ना। तो ऐन्द्री जो दिशा है ना, प्राची, ये पूर्व दिशा जो है, उन्हें रात होने वाली है, तो उस समय जो चंद्रमा है वह थोड़ा लाल है। तो ऐसा जो रक्त चंद्रमा है वह ऐन्द्री मुखम चुंबती, ठीक है, वो पूर्व दिशा के मुख का चुंबन कर रहा है, अर्थात उदय उसका हो रहा है, ऐसा वर्णन है। तो प्रकरण किसका चल रहा है? चंद्रमा के उदय का वर्णन चल रहा है। तो प्रकृत अर्थ कौन है? चंद्रमा है और पूर्व दिशा है। लेकिन यहां पर जो चंद्रमा का विशेषण है ना, रक्त, वह श्लिष्ट है। उसका एक अर्थ है रक्त माने लाल, और एक रक्त शब्द का अर्थ होगा रक्त माने राग युक्त, प्रेम युक्त, जो प्रेमी है। तो प्रेम युक्त प्रेमी यहां पर हो जाएगा व्यंग्य, है ना। कोई प्रेमी जैसे अपनी नायिका के मुख का चुंबन करता है, ऐसे रक्त जो चंद्रमा है, लाल जो चंद्रमा है, वो पूर्व दिशा के मुख का चुंबन कर रहा है, माने पूर्व दिशा के अग्रभाग में उसका उदय हो रहा है, ठीक है। यहां पर यह बात समझने की है कि जैसे यहां पर व्यंग्य कौन हुआ, तो यहां पर कोई अनुरागी नायक जैसे अपनी नायिका के मुख का चुंबन करता है, यह अप्रकृत अर्थ यहां पर व्यंग्य होता है रक्त इस श्लिष्ट विशेषण के कारण। चंद्र शब्द जो विशेष्य है उसका कोई दूसरा अर्थ नहीं है। तो यहां पर समझ लीजिए, समासोक्ति अलंकार में विशेष्यवाचक अर्थ तो हमेशा अश्लिष्ट होता है, लेकिन उसका जो विशेषण होता है वो श्लिष्ट होता है, और उस श्लिष्ट विशेषण के कारण कोई दूसरा अप्रकृत अर्थ, अप्रस्तुत अर्थ वहां पर व्यंग्य होने लगता है। तो उस अप्रस्तुत व्यंग्य अर्थ के व्यवहार का आरोप हम करते हैं किस पर? प्रस्तुत अर्थ पर। तो जैसे कोई नायक अपनी नायिका के मुख का चुंबन करता है, वैसे यहां पर चंद्रमा ने पूर्व दिशा का चुंबन किया। तो चंद्रमा में नायक के व्यवहार का आरोप, अप्रस्तुत जो नायक है उसके व्यवहार का आरोप, और ऐन्द्री जो दिशा है पूर्व दिशा, उसमें नायिका के व्यवहार का आरोप हमने कर दिया। तो ये होता है समासोक्ति अलंकार। तो वहां पर क्या मानते हैं सभी काव्य शास्त्री कि समासोक्ति अलंकार में चूंकि अप्रस्तुत व्यंग्य जो अर्थ है उसके व्यवहार का आरोप प्रस्तुत अर्थ की सिद्धि के लिए, प्रस्तुत अर्थ के उत्कर्ष के लिए किया जाता है, इसीलिए वह जो व्यंग्य अप्रस्तुत अर्थ है वो गुणीभूत होता है, और उसकी अपेक्षा वाच्य अर्थ जो होता है वो प्रधान होता है। इसीलिए समासोक्ति अलंकार के स्थल में कभी भी ध्वनि काव्य नहीं होता, वहां पर सर्वत्र ही क्या होता है? गुणीभूत व्यंग्य काव्य होता है, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। कि श्लिष्ट विशेषणायाम, श्लिष्टानि विशेषणानि यस्याम सा श्लिष्ट विशेषणा, श्लिष्ट होते हैं विशेषण जिसमें, ऐसी समासोक्ति में व्यंग्य जो अप्रकृत व्यवहार होता है उसका प्रकृत धर्मिणी, प्रकृत जो धर्मी है उस पर आरोप किया जाता है, ठीक है। तो आरोप्यमाणस्य, इसलिए आरोप्यमाण होने के कारण प्रकृत का माने प्रस्तुत जो वाच्यार्थ है उसका उपस्कारक हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसका आरोप इसके उत्कर्ष के लिए किया जा रहा है ना, इस पर किया जा रहा है। तो जो व्यंग्यभूत अर्थ है समासोक्ति में वो उपस्कारक हो जाता है प्रकृत के प्रस्तुत अर्थ का, ठीक है। तो प्रकृतोपस्कारकतया यथा गुणीभूत व्यंग्यत्वम, जैसे समासोक्ति अलंकार के स्थल में आप गुणीभूत व्यंग्य मानते हो, क्योंकि वहां पर विद्यमान जो अप्रस्तुत अर्थ है उसका व्यवहार प्रस्तुत अर्थ पे होता है, इसीलिए वह जो व्यंग्य अर्थ है वो प्रकृत का उपस्कारक होने के कारण गुणीभूत हो जाता है। और जहां पर व्यंग्यार्थ गुणीभूत होता है वाच्य के प्रति, वहां पर तो गुणीभूत व्यंग्य होता है। तो जैसे समासोक्ति अलंकार में गुणीभूत व्यंग्य काव्य होता है, माने जहां पर समासोक्ति अलंकार होता है वहां पर आप गुणीभूत व्यंग्य काव्य मानते हो, वैसे यहां पर उपमालंकार के व्यंग्य होने पर आपने ध्वनि काव्य क्यों माना? इहापि, उसी प्रकार से यहां पर भी, तो यहां पर भी माने करतल, निर्गल, अविरल इत्यादि काव्य में भी आप गुणीभूत व्यंग्यता का ही व्यवहार कीजिए,
इसको ध्वनि काव्य मत मानिए, क्योंकि यहाँ पर हमको ऐसा लग रहा है जैसे समासोक्ति के स्थल में व्यंग्यार्थ गुणीभूत होता है, उसी प्रकार से अत्रापि उपमायां व्यंग्यार्थः गौण एव। अतः गौणे व्यंग्यार्थे यथा समासोक्तौ गुणीभूत व्यंग्य व्यवहारो भवति, तथैव उपमायामपि गुणीभूत व्यंग्य व्यवहारः साधीयान् भाति इति पूर्वपक्षस्य प्रश्नः अस्ति पंडितराजस्य कृते। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या कर लीजिए, गुणीभूत व्यंग्य ही मान लीजिए, वही यहाँ पर मानना उचित है। तो कहते हैं, पूर्व पक्षी ही बोल रहा है कि अब ये समाधान देंगे कि भैया ऐसा कर लीजिए, उपमा प्रकृतार्थोपस्कारिका न भवति इति, अतः वयम् उपमालंकारस्य विद्यमानतायां ध्वनिकाव्यं मन्महे, समासोक्तिस्थलमादाय अस्माकं गुणीभूत व्यंग्यत्वं भवति। क्योंकि उपमा जो होती है वह वाच्यार्थ की उपस्कारक नहीं होती। समासोक्ति में तो जो व्यंग्यार्थ होता है वह वाच्यार्थ का उपस्कारक होता है, इसीलिए हम ऐसा कह रहे हैं कि समासोक्ति के स्थल में गुणीभूत व्यंग्य होगा, काव्य और उपमालंकार की विद्यमानता में ध्वनि काव्य होगा। तो पूर्व पक्षी कह रहा है, इत्यपि न शक्यं वदितुम, ऐसा भी आप नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उल्लास्य काल करबाल महाम्बुवाहम इत्यादिकं किंचित पद्यमस्ति शब्द शक्तिमूल ध्वने है। पुनः भद्रात्मनो दुरतिरो हतनोर्विशालः आचार्य मम्मटेन शब्दशक्तिमूल ध्वनि उदाहरणतया इदं पद्यम् उदाहृतमस्ति। पुनः मया उदाहृतं पद्यमस्ति इत्यादौ प्राचीनानां पद्येषु पुनः करतल इत्यादि प्रागुदाहृते मदीये पद्ये च व्यंग्योपमया प्रकृतस्य राज्ञः प्रकर्षस्य सकलानुभव सिद्धत्वात्। आप ऐसा मत बोलिए कि उपमालंकार जो है वहां पर वाच्यार्थ का उपस्कारक नहीं होता व्यंग्यार्थ, इसीलिए हमने उसको ध्वनि काव्य माना है, गुणीभूत व्यंग्य नहीं माना। तो वही बता रहे हैं कि जैसे उल्लास्य काल करवाल इत्यादि पद्यार्थ में, भद्रात्मनो इत्यादि पद्यार्थ में, और हमने जो उदाहरण दिया है करतल निर्गल विरल इत्यादि, यहाँ पर सभी जगहों पर ये सभी शब्द शक्ति मूलक ध्वनि के उदाहरण हैं। इन सभी पद्यों में व्यंग्य जो उपमालंकार है, उस उपमालंकार के द्वारा प्रकृत जो राजा है उसका प्रकर्ष सकलानुभव सिद्ध है। ठीक है, अर्थात व्यंग्य भूतेन सादृश्येन, है ना, तत्सादृश्यं हस्ते निरूपितं भवतु अथवा यत् किमपि द्रव्य निरूपितं भवतु, लेकिन तादृशेन यत्किंचित् द्रव्य निरूपितेन सादृश्येन प्रकृतस्य राज्ञः अत्र उत्कर्षः सकलानुभव सिद्धः अस्ति। हमको यहाँ पर एकदम ठीक समझ में आ रहा है। पूर्व पक्षी ये कह रहे हैं कि जहाँ पर जो व्यंग्य उपमा है, उस व्यंग्य उपमा के द्वारा प्रकृत जो प्रस्तुत जो अर्थ है राजा, उसका उत्कर्ष होते हुए हमको यहाँ पर अनुभव हो ही रहा है। तो आप ऐसा मत बोलिए, केवल आपके बोलने से नहीं होगा, क्योंकि प्रतीति होनी चाहिए, अनुभव होना चाहिए, है ना। नहीं अनुभूतस्य अर्थस्य प्रलापः भवितुमर्हति, अनुभूतार्थ का प्रलाप अपलाप आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो इति सकलानुभव सिद्धत्वात्, तो आप ऐसा भी नहीं बोल सकते। ठीक है, इदम शक्यम न वदितुम, कि प्रस्तुतार्थ की उपस्कारिका उपमा नहीं होती है, आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि हमको ऐसा अनुभव हो रहा है कि प्रकृतार्थ जो राजा है उसका उपस्कारिका तीनों उदाहरणों में, एक जो हमने बताया और दो जो आपके मत में हैं शब्द शक्ति मूला ध्वनि के उदाहरण, उन तीनों उदाहरणों में प्रकृत अर्थ का उत्कर्ष
व्यंग्य उपमा के द्वारा होता हुआ हमको अनुभव हो रहा है। ठीक है। और अगर आप बोलते हो कि भैया आपके अनुभव का कोई प्रामाणिकता नहीं है, कोई प्रामाण्य नहीं है आपके अनुभव में हमको, तो हम कहेंगे अनुभवापलापेतु। अगर आप हमारे अनुभव का अपलाप करेंगे, अर्थात हमको ये अनुभव हो रहा है कि शब्द शक्ति मूलक ध्वनि के स्थल में व्यंग्य जो उपमा अलंकार है वह उपमा अलंकार वाच्यार्थ का ही उपकार कर रहा है। अगर आप हमारे इस प्रकार के अनुभव का अपलाप करते हैं, उसको अनुभव को नहीं मानते, तो क्या होगा, समासोक्ति में भी अप्रकृत व्यवहारस्य प्रकृतोपस्कारकत्वं न इति सुवचत्वात्। तो एक और बात सिद्ध हो जाएगी कि आप जो समासोक्ति अलंकार में व्यंग्यार्थ में वाच्यार्थोपस्कारकत्व मानते हैं, अर्थात आप क्या मानते हो पंडित राज कि समासोक्ति अलंकार के स्थल में व्यंग्यार्थ जो होता है वह उपकार करता है किसका, वाच्यार्थ का। तो अगर आप यहाँ पर कर्तल निर्गल इत्यादि स्थल में हमारे अनुभव का अपलाप करेंगे तो फिर वहां पर भी आप जो व्यंग्यार्थ में प्रकृतार्थोपस्कारकत्व मान रहे हैं वह भी नहीं माना जाएगा। ठीक है। नहीं समासोक्तौ अपि अप्रकृत व्यवहारस्य प्रकृतोपस्कारकत्वं। व्यंग्य जो अप्रकृत अर्थ का व्यवहार है उस व्यवहार में प्रकृतार्थोपस्कारकत्व नहीं आएगा। तो वहां पर भी फिर आपको क्या मानना होगा, ध्वनि का भी मानना होगा, वह भी आपके मत में गुणीभूत व्यंग्य नहीं बनेगा। या तो ऐसा मानिए या वैसा मानिए। ठीक है। जैसा आप मान रहे हैं वो उचित नहीं है। अस्तु, इस प्रकार से खंडन कर दिया। तो अब इधर से कोई उत्तर दे रहा है पूर्व पक्षी के लिए कि नहीं, समासोक्तौ अत्र अस्ति विशेषः, समासोक्तौ अत्र च अस्ति विशेषः। भैया देखो, समासोक्ति और उपमा अलंकार ध्वनि में साम्य नहीं है। अस्ति कश्चित् विशेषः येन समासोक्ति स्थले गुणीभूत व्यंग्यत्वं निश्चीयते, अत्र उपमायां तु ध्वनित्वम् अस्माभिरवसीयते। कः सः विशेषः, वो विशेष क्या है, तो उसको बता रहे हैं। देखिए, यत् तत्र अर्थात समासोक्तौ है ना, तत्र उपमा अलंकार ध्वनि के लिए तत्र नहीं बोल सकते क्योंकि ये तो प्रकृत अर्थ है, इसका तो प्रकरण चल रहा है ना, इसके लिए अत्र ही बोलेंगे, तत्र नहीं बोल सकते है ना, क्योंकि तत्शब्द जो होता है वो परोक्ष जो अर्थ है उसके लिए, परोक्ष जो बुद्धि विषय अर्थ है उसके लिए प्रयोग में लिया जाता है ना। स रामः, अब आपके आंखों के सामने अगर राम उपस्थित है तो वहां पर आप तत्शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है। परोक्ष जो अर्थ है और आपका बुद्धि विषय है, तो परोक्ष भूत बुद्धि विषयक अर्थ का परामर्शक तत्शब्द होता है। इसीलिए पुरोवर्तित्व विशिष्ट जो अर्थ होता है उसके लिए अदस है ना, यद इत्यादि शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अयम, एष इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो तत्र माने समासोक्ति में क्या होता है, व्यवहारिणः, वहां पर जो व्यवहारी होता है अर्थात प्रकृत अर्थ होता है वह नानार्थ शब्द, अनव्यवहारी माने अप्रस्तुत जो अर्थ होता है वह नानार्थ शब्द के द्वारा अनुपस्थाप्य होता है। बताया ना आपको, समासोक्ति अलंकार में केवल विशेषण श्लिष्ट होते हैं, विशेष्य श्लिष्ट नहीं होता। जैसे अयमेन्द्रिय मुखम पश्य रक्तश्चुंबति चंद्रमा, यहाँ पर जो विशेष्य पद है चंद्रमा अथवा इंद्री, उनका कोई दूसरा अर्थ नहीं है। उनका तो एक का अर्थ है केवल चंद्र और दूसरे का अर्थ है पूर्व दिशा। ठीक है। लेकिन रक्त जो चंद्र का विशेषण है, रक्त राग, उसका उस रक्त पद का दो अर्थ हो जाएंगे। तो समासोक्ति के स्थल में क्या होता है, जो व्यंग्यभूत अर्थ है वह विशेष्यवाचक शब्द के द्वारा नहीं बताया जाता, अनेकार्थक शब्द के द्वारा नहीं बताया जाता। तो व्यवहारिणः अर्थात व्यंग्यस्य उपस्थितिः अनेकार्थक शब्देन न भवति।
इतना बड़ा भेद है, आपको समझ में नहीं आ रहा है? भैया समासोक्ति स्थल में व्यंग्यभूत जो अर्थ है वह अनेकार्थक शब्द के द्वारा उपस्थित नहीं होता है ना? क्योंकि समासोक्ति में तो अनेकार्थक शब्द होते ही नहीं है। अनेकार्थक माने विशेष्य शब्द जो होता है, विशेष्यवाचक, वो अनेकार्थक नहीं होता। और शब्द शक्ति मूलक ध्वनि में तो ऐसा ही होता है, विशेष्यवाचक शब्द भी अनेकार्थक होता है। जैसे करतल, निर्गल इत्यादि स्थल में देखिए, सार्वभौमः, यह जो शब्द है ना, ये भी कैसा है? अनेकार्थक है, जबकि विशेष्यवाचक शब्द है। तो कितना है ना स्थूल भेद है दोनों में। उपमालंकार ध्वनि यहां पर है, वहां पर विशेष्यवाचक पद जो है वही अनेकार्थक है। तो इसीलिए यहां पर जो व्यंग्य रूप अर्थ है वह भी किसके द्वारा उपस्थित है? अनेकार्थक शब्द के द्वारा ही उपस्थित है। लेकिन समासोक्ति स्थल में ऐसा नहीं होता है। समासोक्ति स्थल में तो जो विशेष्यवाचक पद होता है वह अश्लिष्ट होता है, ठीक है? तो वहां पर जो व्यंग्यार्थ उपस्थित होता है वह तो अनेकार्थक शब्दोपस्थाप्य नहीं होता। तो यही भेद है कि व्यंग्य अर्थ के समासोक्ति में अनेकार्थक शब्दानुपस्थापित होने के कारण और उपमालंकार ध्वनि में तो जो व्यंग्यभूत अर्थ होता है वह अनेकार्थक शब्द के द्वारा ही उपस्थित होता है, यही बोलते हैं। तत्र अर्थात समासोक्तौ व्यवहारिणः अर्थात व्यंग्यभूतस्य नानार्थ शब्द अनुपस्थाप्यत्वं भवति। नानार्थक शब्द में इसमें व्यंग्यार्थ में नानार्थक शब्दानुपस्थाप्यत्व रहता है। और यह माने उपमायाम तो, व्यंग्यभूतायाम उपमायाम तो तदुपस्थाप्यत्वम, यहाँ पर तो क्या होता है? अनेकार्थक शब्द के द्वारा ही व्यंग्यभूत जो अर्थ है वह उपस्थित होता है। तो अस्ति समासोक्तौ उपमायां च विशेषः येन उपमायां वर्तमानायां काव्यस्य ध्वनित्वं भवति, समासोक्तौ च सत्यां काव्यस्य गुणीभूत व्यंग्यत्वं आमनन्ति अलंकार शास्त्र पंडिताः। ठीक है? तो बोलते हैं किंचा तो नहीं। अरे इससे तो कुछ हुआ ही नहीं, आपने जो बोला उससे तो ये कोई युक्ति थोड़ी नहीं है जो आप दृष्टांत दे रहे हो। किंचा तो नहीं व्यवहारिणः नानार्थ शब्दोपस्थाप्यता मात्रेण, केवल व्यंग्यार्थ जो है वह नानार्थक शब्द के द्वारा उपस्थापित हो जाने से अप्रकृत धर्मी निरूपितायाः, अर्थात व्यंग्यार्थ निरूपित जो उपमा है, व्यंग्यार्थ जो धर्मी है ना, उस धर्मी के द्वारा निरूपित जो उपमा है। अब धर्मी के द्वारा निरूपित का अर्थ यहां पर यह होता है, उपमा क्या है? तो उपमा है सादृश्य, है ना? भेद में जहां सादृश्य होता है उसी को उपमा कहते हैं, या साधर्म्य जो होता है। ठीक है? साधर्म्यम उपमा भेदे, तो उपमा अलंकार क्या है? साधर्म्य है। भेद में दो पदार्थ जो भिन्न पदार्थ हैं उनमें जो साधर्म्य है उसी को उपमा कहते हैं। तो देखिए, कभी भी साधर्म्य जो होता है ना, यत्किंचित निरूपित होता है। तो उपमान जो होता है ना, उपमान पदार्थ तन निरूपित साधर्म्य या सादृश्य प्रकृत में आता है। जैसे हमने बोला सुमुखी ते वदनम चंद्र एव आह्लादकम, तो चंद्र निरूपित साधर्म्य मुख में आया, इसी को बोल रहे हैं यहां पर अप्रकृत धर्मी। तो अप्रकृत धर्मी माने अप्रस्तुतार्थ जो है व्यंग्यार्थ, तो वो यहां पर क्या है? तो वो यहां पर है गज। क्या है? गज। अप्रकृत धर्मी माने उपमान। ठीक है? तो वो यहां पर क्या है? करतल, निर्गल इत्यादि स्थल में क्या है? अप्रकृत धर्मी। तो अप्रकृत धर्मी है गज। अप्रकृत माने अप्रस्तुत धर्मी जो है, अर्थ जो है। ठीक है? तो तन निरूपित अर्थात गज निरूपित साधर्म्य, उसी को कहेंगे गज धर्म निरूपित, गज निरूपिता उपमा, उसी को कहेंगे अप्रकृत धर्मी निरूपिता उपमा।
वही बोलते हैं अप्रकृत धर्मी निरूपितायाः उपमायाः प्रकृत धर्मी उपस्कारकत्वं वार्यते। आप जो बोल रहे हो कि समासोक्ति में तो अनेकार्थक शब्द के द्वारा व्यंग्यार्थ की उपस्थिति नहीं होती है, उपमा अलंकार ध्वनि में तो व्यंग्यभूत जो गजरूप अर्थ है वह भी अनेकार्थक शब्द के द्वारा उपस्थापित है। केवल इतना कहने से हमने जो आरोप लगाया है आप पर कि उपमा अलंकार में भी व्यंग्य में प्रकृतार्थोपस्कारकत्व रहता है, उसका निषेध आप नहीं कर सकते। अर्थात आपके इस वचन से हमने जो गुणीभूत व्यंग्यता की आशंका की है आपके करतल निर्गल इत्यादि स्थल में, वो समाप्त नहीं होती है। वही कहते हैं नहीं व्यवहारिणः नानार्थ शब्दोपस्थाप्यता मात्रेण अप्रकृत धर्मी निरूपितायाः उपमायाः प्रकृत धर्मी उपस्कारकत्वं वार्यते। उपमालंकार में व्यंग्य जो उपमालंकार है उसमें राजरूपार्थ प्रकृत अर्थ उपस्कारकत्व का वारण नहीं होगा। अर्थात हमने जो उसमें शंका की है वो जैसी की तैसी बनी हुई है, जो कि इस प्रकार से थी कि राजरूप जो प्रस्तुत अर्थ है, वाच्यार्थ है, उसका उपकार कर रही है यहाँ पर व्यंग्य होने वाली उपमा। तो आपने जो युक्ति दी है कि उपमा के स्थल में तो व्यंग्यभूत अर्थ जो है वो अनेकार्थक शब्द के द्वारा उपस्थित होता है, इतने मात्र से उपमा में हमने जो प्रकृतार्थोपस्कारकत्व की शंका की है उसका वारण नहीं होता है। नहीं उपमायाः प्रकृत धर्मी अर्थात राजरूपार्थोपस्कारकत्वम, प्रकृत धर्मी माने उपमेय, जैसे अप्रकृत धर्मी शब्द का अर्थ था उपमान, वैसे ही प्रकृत धर्मी से यहाँ पर समझना है उपमेय। तो उपमेय कौन है यहाँ पर? राजा। तो उस राजा में राजरूप अर्थ में उपमा की उपस्कारकता समाप्त नहीं होगी। ये न गुणीभूत व्यंग्यत्वं न स्यात्, जिससे आपके इस काव्य की गुणीभूत व्यंग्यता न होवे। तो हमारे मत में तो, हमारे माने पूर्व पक्षी के मत में तो अभी तक पंडित राज ने जो उपमा अलंकार ध्वनि का उदाहरण दिया है उसमें गुणीभूत व्यंग्यता जस की तस बनी हुई है, उसका वारण अभी तक की युक्तियों से पंडित राज ने नहीं किया है। इत्येतावता ग्रंथस्य अभिप्रायः अस्ति। अस्तु, अब आगे बोलते हैं। देखिए, न च अत्र उपमादीनाम् अलंकाराणां स्वभावतः सुंदरत्वात् काव्य प्रवृत्त्युद्देश्यतया च वस्तुमात्रे गुणी भावो न संभवति। देखो, यथा वस्तुमात्रेण अभिव्यक्तानां अलंकाराणां तुल्य न्यायत्वात्। अब यहां पर पंडित राज के पक्ष से कोई समाधान दे रहे हैं पूर्व पक्षी को। भैया देखो, अगर किसी कवि को केवल राजा को उत्कृष्ट ही बताना होता तो वो राजा के वाचक शब्दांतरों का भी ग्रहण कर सकता था कि नहीं कर सकता था? बोले हाँ, कर सकता था। सार्वभौम न बोल करके चक्रवर्ती ही बोल देता, है ना, और कोई शब्द बोल देता, है ना। कभी भी जो कवि होते हैं वो छंद के आग्रह से पदों का प्रयोग नहीं करते। जो छोटे कवि होते हैं वही क्या करते हैं, छंद के आग्रह से कवि शब्दों का प्रयोग करते हैं। जो महाकवि होते हैं या रससिद्ध कवि होते हैं वे तो व्यंग्य, जो चमत्कार जनक व्यंग्यार्थ है, उसकी अपेक्षा से हमेशा उसके लिए उपयोगीतम व्यंजक शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कभी भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि सार्वभौम शब्द के अलावा कोई और राजा का वाचक शब्द प्रयोग करते तो छंद नहीं होता, ऐसा नहीं बोलना चाहिए महाकवियों के बारे में। ठीक है, तो क्यों नहीं किया ऐसा प्रयोग? क्योंकि कवि की प्रवृत्ति है किसमें? उस प्रकार के उपमा अलंकार के व्यंग्य होने में। कवि चाहता है कि उस प्रकार की उपमा व्यंग्य हो राजा की, उस प्रकार की अर्थात गज निरूपिता उपमा व्यंग्य हो राजा की। इसीलिए कवि ने ऐसे राजवाचक शब्दों का प्रयोग किया जिनका एक अर्थ
हाथी भी होता है, वही कहते हैं। इसीलिए क्या होता है, उपमादीनाम अलंकाराणाम स्वभावतः सुंदरत्वात्, है ना। एक तो पहली बात यह है कि उपमादि अलंकार जो होते हैं वो स्वभाव से ही सुंदर होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है काव्य प्रवृत्त्युद्देश्यतया च, और वह जो उपमालंकार है वो काव्य प्रवृत्ति का उद्देश्य भी है, ठीक है। क्योंकि कवि जो करतल इत्यादि शब्दों का प्रयोग कर रहा है उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात है, माने उसकी जो काव्य में प्रवृत्ति हुई है वो इसीलिए हुई है कि राजा की उपमा पाठक जो है वो गज के साथ जाने, हाथी के साथ जाने, इसीलिए उसने इस प्रकार के अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग किया है। तो दो बातें हैं जिसके कारण उपमा के स्थल में वाच्यार्थ के प्रति व्यंग्यार्थ गौण नहीं होता। तो वे दो बातें क्या हैं, तो पहली बात तो यह है कि उपमादि अलंकार जो होते हैं वो स्वभाव से सुंदर होते हैं, ठीक है, अच्छी सूरत वाले हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर काव्य प्रवृत्ति का उद्देश्य ही व्यंग्यभूत उपमा अलंकार है। तो इन दो कारणों से वस्तुमात्रे अर्थात राजरूप जो वस्तुमात्र अर्थ है उसमें गुणी भावः कस्य व्यंग्यस्य उपमालंकारस्य न संभवति। इसीलिए इन दो कारणों से व्यंग्य जो उपमालंकार है वह विशेषण नहीं बनेगा, वह गौण नहीं होगा राजरूप वस्तुमात्र अर्थ के प्रति, ठीक है। जैसे वस्तुमात्रेण अभिव्यक्तानाम अलंकाराणाम, जैसे अन्य वस्तुमात्र से व्यंग्य होने वाले जो अलंकार हैं वहां पर भी यही होता है कि व्यंग्यभूत जो अलंकार है उसकी प्रधानता रहती है और वस्तुमात्र जो अर्थ है, वाच्य अर्थ है, प्रकृत अर्थ है, उसकी अप्रधानता होती है। कहीं पर भी कोई ऐसा अलंकार जो व्यंग्य हो रहा है वह व्यंग्यभूत अलंकार वस्तुमात्र में गुणीभूत नहीं होता, उसकी अपेक्षा अप्रधान नहीं होता, ठीक है। तुल्य न्यायत्वात्, तो न्याय तो तुल्य है ना। जैसा अन्य अलंकारों में आप मानते हैं व्यंग्य अलंकारों में कि उन अलंकारों के व्यंग्य होने पर वह अलंकार वाच्य के प्रति गौण नहीं होते, उसी प्रकार से उपमा में भी मान लीजिए न्याय तो तुल्य ही होना चाहिए क्योंकि वे भी अर्थालंकार हैं, ये भी अर्थालंकार है। तुल्य न्यायत्वात्। तो बोले समासोक्ति ने क्या बिगाड़ा है भैया, समासोक्ति को आप सुंदर क्यों नहीं कह रहे हैं? ऐसी कौन सी क्रीम है जो उपमा अलंकार तो लगाता है लेकिन समासोक्ति नहीं लगाता, है ना। तो देखिए और क्या बोलते हैं, अप्रकृत व्यवहारस्य तु समासोक्त्यवयवस्य निरलंकारतया वस्तुनि उपस्कारकत्वं समासोक्तौ अविरुद्धम। पूर्व पक्षी कहता है कि अप्रकृत अर्थ का जो व्यवहार है वह व्यंग्य होता है, तो केवल व्यंग्यभूत अप्रकृत अर्थ का व्यवहार ही समासोक्ति अलंकार नहीं है जो उसके व्यंग्य होने पर उसकी प्रधानता मान ली जाए। वस्तुतः यहाँ पर पूर्व पक्षी क्या कह रहे हैं कि जैसे समासोक्ति अलंकार में अप्रकृत व्यवहार व्यंग्य होने पर भी प्रस्तुतार्थ के प्रति गौण होता है, ऐसे ही व्यंग्यभूत उपमा अलंकार को आप वाच्यार्थ के प्रति गौण मानिए। तो यहाँ पर सिद्धांत पक्षी की ओर से कहा जा रहा है कि भैया समासोक्ति अलंकार व्यंग्यभूत अप्रकृत व्यवहार से अलग भी कुछ है, मिलकर के समासोक्ति बनती है। तो वो क्या है, व्यंग्यभूत अप्रकृत अर्थ के व्यवहार का आरोप प्रकृतार्थ पर जो होता है उसको समासोक्ति बोलते हैं। तो केवल व्यंग्य होने वाला जो अप्रकृतार्थ का व्यवहार है वो समासोक्ति नहीं है, वो तो समासोक्ति का अवयव है, एक अंग है, इसीलिए उसको हम अलंकार मानते ही नहीं है ना। आप जो अलंकार मान करके हमारे उपमा अलंकार ध्वनि में गुणीभूत व्यंग्यता की आपत्ति बता रहे हो वो गलत है। व्यंग्यभूत अप्रकृतार्थ का व्यवहार अलंकार ही नहीं है, वो अलंकार का अवयव है, इसीलिए तस्य निरलंकारतया, है ना, वस्तुनि उपस्कारकत्वं भवति, क्योंकि वह कोई स्वतंत्र अलंकार नहीं है, वह तो
एक अलंकार का अवयव है, इसीलिए वहां पर वस्तुनि अर्थात वाच्ये अर्थे वस्तुमात्रे अर्थे उपस्कारकत्वं गुणीभावः संभवति अविरुद्धमस्ति। इसीलिए समासोक्ति में तो वस्तुमात्र के प्रति व्यंग्यभूत जो अप्रस्तुत अर्थ का व्यवहार है उसकी उपस्कारकता, उसकी गुणीभूतता अविरुद्ध है। लेकिन उपमालंकार में तो ऐसा नहीं है। उपमालंकार तो जो व्यंग्य हो रहा है वही है, पूर्ण रूप से जो व्यंग्य हो रहा है वही उपमालंकार है। इसीलिए उसको हमने कहा कि वो स्वभाव से सुंदर है, जबकि केवल ऐसा नहीं होता कि कोई व्यंग्य होने से अलंकार व्यंग्य हो जाएगा, माने उसमें कोई अंश व्यंग्य हो रहा है तो पूरा अलंकार को आप व्यंग्य मान लोगे, ऐसा नहीं है। यहां पर देखिए उपमा माने क्या है, सादृश्य। तो करतल इत्यादि स्थल में तो उपमा अलंकार पूरा ही व्यंग्य हो रहा है, क्योंकि उपमा अलंकार केवल सादृश्य रूप होता है। लेकिन समासोक्ति में तो केवल व्यंग्य जो अर्थ है वही समासोक्ति नहीं होता, व्यंग्यार्थ जो व्यवहार है उसका जो आरोप है प्रस्तुतार्थ पर वह समासोक्ति है, इसीलिए भेद है। ठीक है, अविरुद्धम ऐसा बोला पूर्व पक्षी, माने सिद्धांत पक्षी ने पूर्व पक्षी के लिए। लेकिन इसका भी खंडन कर देते हैं पूर्व पक्षी, न च का अन्वय वाच्यम के साथ कर लीजिएगा कि आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि उपमा अलंकार स्वभाव से सुंदर होता है और कवि की जो प्रवृत्ति होती है काव्य लिखने में उसका उद्देश्य भी उपमा अलंकार है, व्यंग्यभूत जो उपमा अलंकार है। इसीलिए उपमा अलंकार जो होता है वह गुणीभूत नहीं होता वस्तुमात्र में, और समासोक्ति में तो चूंकि वह अलंकार नहीं होता व्यंग्यभूत अप्रकृत अर्थ का व्यवहार, इसीलिए अलंकार नहीं होने के कारण वो तो समासोक्ति का अवयव मात्र है, इसीलिए वह जो है वो उपस्कारक बन जाता है वस्तुमात्र में। ऐसा भी आप नहीं कह सकते, क्योंकि एवं अपि ऐसा कहने पर भी बाधे अदृढ़े अन्यत साम्यात किम और दृढ़े अन्यदपि बाध्यताम। देखो, हमने जिस बाधक युक्ति से आपके सिद्धांत का खंडन किया है, ठीक है, ये न्याय है, एक तरह से एक न्याय है ये, इसको अब पूर्व पक्षी बोल रहे हैं कि देखो अगर बाधक अदृढ़ है, यानी कि हमारी जो युक्ति दी गई है बाधक युक्ति ध्वनि काव्य न मानने में, करतल निर्गल इत्यादि काव्य को बाधक न मानने में हमारी जो युक्ति दी गई है अगर वो अदृढ़ है ना, प्रबल नहीं है, तो अन्य साम्यात किम, तो वहां पर दृष्टांत की अपेक्षा नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि जब प्रतिबंधक ही शिथिल है तो उसके लिए आपको साम्य देने की आवश्यकता, साम्य प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, वह स्वयं शिथिल होकर के उसका खंडन हो जाएगा। ठीक है, और अगर बाधक जो है वो दृढ़ है ना, हमने जो बोला है वो बात सही है, दृढ़ है, युक्तिपूर्ण है, प्रबल है, तो फिर तब भी साम्य दर्शन से कुछ नहीं होता। इन्होंने बोला ना अभी, वस्तुमात्रेण अभिव्यक्तानाम अलंकाराणाम यथा व्यंग्यभूतस्य अर्थस्य वस्तुमात्रे गुणीभावः न भवति, ये दृष्टांत दिया ना अभी इन्होंने सिद्धांत पक्षियों ने, उनके लिए कह रहे हैं कि देखो अगर हमारी युक्ति बाधक युक्ति जो है वो अदृढ़ है तो आपको साम्य देने की आवश्यकता नहीं है, आपको दृष्टांत प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है, और अगर बाधक युक्ति दृढ़ है तो भी साम्य प्रदर्शन से कोई लाभ नहीं होने वाला, दृष्टांत से कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि जिस युक्ति से आपके सिद्धांत का खंडन किया गया है उसी युक्ति से आप जो दृष्टांत देने वाले हैं उसका भी खंडन हो जाएगा। तो आप जो बोल रहे हैं ना कि जैसे अन्य अलंकारों में व्यंग्य होने पर वे व्यंग्य जो अलंकार हैं वो वस्तुमात्र के प्रति गुणीभूत नहीं होते, ऐसे उपमा में भी नहीं होता, उपमा भी नहीं होती। तो हम कहते हैं उसी युक्ति से, समासोक्ति वाली युक्ति से ही, क्योंकि वो तो बाधक जो है वो दृढ़ है, तो उसी युक्ति से यह जो दृष्टांत दिया है आपने उसका भी खंडन हो जाएगा। अन्यथा माने दृष्टांतोपि बाध्यताम, तो बोलते हैं ना कौमुदी यदि कंठस्था वृथा भाष्ये परिश्रमः
कौमुदी यद्यकंठस्था वृथा भाष्ये परिश्रमः। दोनों ही स्थितियों में भाष्य में परिश्रम करना व्यर्थ है। ठीक है, ऐसे ही बोल रहे हैं कि अगर हमारी बाधक युक्ति शिथिल है तो आप व्यर्थ में दृष्टांत दे रहे हैं, हमारी तो युक्ति स्वयं खंडित हो जाएगी। और अगर हमारी युक्ति प्रबल है तो भी आप दृष्टांत मत दीजिए, क्योंकि आप जो दृष्टांत देंगे उसका भी खंडन उस युक्ति से हो जाएगा, क्योंकि हमारी युक्ति प्रबल है। इसीलिए इति न्यायेन उक्त युक्ते है, आपने जो बोला कि काव्य की प्रवृत्ति उपमा अलंकार में है और जो भी बोला आपने युक्ति दी है वो सब खंडित हो जाएगा इस न्याय के कारण। उक्त युक्ते है शिथिलत्वात्, इसीलिए अपरांगतायाः दुरपन्नवत्वात्, उपमालंकार में व्यंग्य जो उपमालंकार है उसमें हमने जो प्रकृतार्थ अंगता मानी है, परांगता मानी है, उसको आप अभी तक समाप्त नहीं कर पाए। अर्थात एतावता पूर्व पक्षस्य एव सिद्धान्तः तिष्ठति तस्य युक्तिपूर्णम समाधानम एतावता न जातम। पूर्व पक्षी क्या कहता है अंतिम में कि उपमालंकार में जो अपरांगता हमने बताई थी, शंका की थी, वह जैसी की तैसी बनी हुई है। अब तक आप पंडित राज के पक्ष से इस अपरांगता की समाप्ति नहीं कर पाए, जिससे ये सिद्ध हो सके कि करतल निर्गल इत्यादि वाक्य जो आपने बताया वह गुणीभूत व्यंग्य का उदाहरण न हो करके ध्वनि काव्य का ही उदाहरण बनेगा। ऐसा कोई युक्ति आपने नहीं दी जिससे ये सिद्ध हो सके। अस्तु, पुनः अत्र पंडितराजः समाधानं ददाति, तत् समाधानं वयम् आगामिनि पाठे द्रक्ष्यामः। अस्तु, अलं तावत् अद्यतनपाठेन। धन्यवादः।